हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी का लेवल बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चे। 2 से 3 बहुत ही बेहतरीन पेपर। आज 3 पेपर कराऊंगा क्योंकि कल नहीं हो पाया, बहुत बिजी हूं मैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कोचिंग में। और आज मैं आपको 3 पेपर पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चे, एक साथ 3 बहुत ही जबरदस्त पेपर। इन सभी की पीडीएफ कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर एक से लेके और अभी तक मैंने जितने पेपर करा रहा हूं सबकी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मेरी जान। और आपको क्या करना होगा यार, पेपर सच में अच्छा लगा है तो आपको इस बार इस वीडियो में आपको 100 से ज्यादा कमेंट आनी चाहिए जय हिंद लिख के। इससे मैं रोजाना आपको 3 पेपर बढ़ा दूंगा। पर डे जो एक पेपर हो रहा था वो 3 पेपर। बस आपको 100 से ज्यादा कमेंट करनी है और जय हिंद लिखना है, बस एक ही कंडीशन है, ठीक है। सीधे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, बहुत ही जबरदस्त पेपर, एक नंबर का पेपर। आज का पेपर बहुत बेहतरीन है। हो सकता है पहले आपने कभी ये कर भी लिया हो, क्योंकि मैंने कई बार इसको पहले भी कराया, पर इस बार कराना जरूरी है क्योंकि बहुत अच्छा पेपर है। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश का मॉक टेस्ट 4 आने वाला है, मॉडल पेपर, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित पेपर। प्यारे बच्चों, सीधे पेपर पर चलेंगे क्योंकि आपके पास भी समय कम होता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चीजों को नहीं खींचूंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। फटाफट फटाफट से मुझे बताइए भाई, जल्दी आंसर क्या होगा। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। भाई पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची इस शब्द का समानार्थी क्या होगा। मैमोथ एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, मैमोथ, MAMMOT। लिखते चलो यार ये सारे शब्द, 100 पेपरों में बहुत कुछ हो चुका होगा। मैमोथ का मतलब मैं समझा देता हूं आपको। शायद आपने पढ़ा होगा, कोई भी चीज जो विशाल है, ह्यूज या फिर ट्रिमेंडस है, TREMENDOUS। मीनिंग इसके बहुत है, मैं सब नहीं लिख सकता। जायंट हो गया, इनॉर्मस हो गया, स्पेसियस हो गया, ठीक है, लार्ज हो गया, वास्ट हो गया, बहुत सारे मीनिंग है। बैठ सकते हैं सर, आप बैठ जाइए। और मैमोथ में सर ह्यूज और ट्रेमेंडस इसके मीनिंग हैं, इसीलिए सर वाइल्ड होता है, बहुत ही गंवार, जंगली। यार आदमी के लिए लगाओगे तो सेंस में गंवार कहलाएगा, जानवर के लिए लगाओगे तो जंगली हो जाएगा। वाइल्ड मतलब र्यूड भी होता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। स्ट्रेट माने सीधा, आंसर नहीं होगा। टेढ़े मेढ़े का ठीक उल्टा सीधा। ये पर्यायवाची पूछा, ग्रीडी माने लालची होता है, ह्यूज इज द राइट आंसर। ह्यूज माने बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल, बहुत जायंट, इनॉर्मस, वास्ट, स्पेसियस, ये सारे वर्ड किसके हैं? मैमोथ के। पहला आंसर बताओ किस किस का सही है? डी इज द राइट आंसर। बिना देरी किए मैं सीधे चलूंगा आगे क्वेश्चन पर। सेकंड, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जिसने ग्रामर पढ़ी होगी ना यार, वो तुरंत कर देगा। रिलेटिव प्रोनाउन, हिंदी में तुमने सुना होगा, अक्सर बोलते हैं तुम खा सकते हो जो कुछ तुम्हें पसंद हो। ये चीजें वैसे भी हो जानी चाहिए, इंग्लिश इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तुमने सुना होगा, रोज बोलते हैं बच्चे, यार यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू डू, या आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। तुम कुछ भी करो जो तुम्हें पसंद हो, वॉट एवर मतलब यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक और यू डिसलाइक। सो ये क्लियर क्यों हो जाएगा, मैं बता देता हूं इसका कंसेप्ट क्या है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है प्यारे बच्चे, ये दूसरा सेंटेंस है। इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं कहेंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए कि जिससे दोनों को जोड़ा जा सके। अर्थ जो समझ गया, मैंने फिर कहा है, पूरी इंग्लिश में प्यारे बच्चों सब कुछ खेल पूरा सेंस का है। जो सेंस को समझ गया ना, आदि ग्रामर उसकी खत्म। केवल सेंस को समझने के बाद तुम कुछ भी खा सकते हो। खाने की बात हो रही है, इसके लिए ऑब्जेक्ट लगाना है। तुम खा सकते हो कुछ भी, यहां होता सपोज करो ये वर्ब है ईट, यहां खाने की बात आ रही है, तुम खा सकते हो। क्या खा सकता हूं? इसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो इसी का आंसर है। लेकिन तुम वो सब खा सकते हो जो तुम्हें पसंद है, यहां वो चीजें हमें लगानी है जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन नॉन लिविंग है। खाने वाली चीज किस में आती है? नॉन लिविंग। तो हुएवर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एडवर्ब है। ये आता है जहां कहीं भी, जो कोई भी, सॉरी जहां कहीं भी नहीं। हुम एवर ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि यहां है तो ये ऑब्जेक्ट,
लेकिन अगले वाक्य के लिए वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तुम्हें जो पसंद हो वो तुम खा सकते हो, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। और नॉन लिविंग के लिए हुम नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में हुम आ सकता था, लेकिन नॉन लिविंग के लिए नहीं, लिविंग के लिए। विच हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए आता है जब नॉन लिविंग हो। और यहां वॉट जो आएगा प्यारे बच्चे, वॉट, ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग, खाने वाली चीज नॉन लिविंग है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। एवर इसलिए आ रहा है क्योंकि सब कुछ कह रहा है, तुम वो सब कुछ खा सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। यू कैन ईट वॉट एवर यू लाइक, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन प्ले वॉट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी आप कह लीजिए, ऑलवेज वॉट एवर। क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस, नॉन लिविंग बीइंग, एडवर्ब के सेंस में, इसलिए सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको पूरी तरह समझने के लिए कॉन्सेप्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्क्रीन पर आपके सामने। मोहन खड़ा हुआ है कहां पे? टू मी, पता नहीं, मेरे बगल में, सामने, स्टेज पर मेरे बगल में है, सामने, अभी पता चल जाएगा। स्टूड एक वर्ब है और यहां प्रीपोजिशन टू आ रहा है। थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना, लिख लो। बिटवीन के साथ कभी टू नहीं आ सकता। अरे टू एक प्रीपोजिशन है, बिटवीन कंजंक्शन प्लस प्रीपोजिशन, टू नहीं आएगा। बिटवीन के साथ, बिहाइंड के साथ कभी टू नहीं आता, बिसाइड के साथ कभी टू नहीं आता। ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट के तुरंत बाद में टू आता है भाई, बिल्कुल सही है। बिहाइंड के बाद में टू नहीं आता, बिसाइड टू नहीं होता, बिटवीन टू नहीं होता। नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट एक एडजेक्टिव है। मोहन स्टूड नेक्स्ट टू मी, ठीक सामने खड़ा है। नेक्स्ट के बाद ऑलवेज टू आता है, लिख लेना। यार गलती दो तरह से आ सकती है। यदि यहां नेक्स्ट होता तो प्रीपोजिशन यहां और कोई नहीं आएगा, हमेशा टू आएगा, इसलिए नेक्स्ट टू मी ऑन द स्टेज। मोहन स्टेज पर ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ है। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, फटाफट बता दो। कितना सही है, उल्टा बताना है, उल्टा। लीनियंट एक एडजेक्टिव है प्यारे बच्चे। दुनिया के किसी शब्द के पीछे यदि ईएनटी आएगा तो मेरी जान, लीनियंट का अपोजिट क्या होगा? ये एडजेक्टिव कहलाएगा। कोई भी वर्ड अधिकतर लीनियंट का उल्टा बताना है। शायद आपको पता होना चाहिए, हम रोज बोलते हैं अपने दोस्तों से, यार तुम्हारी नेचर बहुत लीनियंट नेचर है, और मेरा एक दोस्त है वो बहुत खड़ूस है। लीनियंट कहते हैं जिस व्यक्ति का दिल बड़ा है, उदार, बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति का। कई सारे दोस्त तुम्हारे बहुत अच्छे होंगे, कई दुष्ट होंगे। लीनियंट कहते हैं बहुत ही अच्छी नेचर हो, उदार व्यक्ति। अब लीनियंट हो गया जिसका दिल अच्छा है, उदार, सरल, सिंपल। इसका उल्टा बताना है तो ठीक उल्टा यही तो हो गया, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट माने कठोर होता है। बी लिटिल क्यों नहीं होगा? किसी की बेइज्जती करना, कमतर आंकना। बी लिटिल माने होता है टू बी ह्यूमिलेटेड, और टू बी लिटिल मतलब किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, टू बी लिटिल। मैस्कर माने होती है बहुत बड़े ग्रुप में लोगों को मारना। शायद आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, जेनोसाइड, मर्डर ऑफ अ ग्रुप और अ कास्ट और अ रेस। किसी कंप्लीट बड़े ग्रुप में लोगों की हत्या, किसी जाति को मार देना, किसी जाति के एक बड़े संख्या में लोगों को मार देना, मैस्कर नाम होता है उसका। जेनोसाइड होता है, कई तरह से नाम होते हैं। और सर अफ्लुएंट माने धनी होता है। अफ्लुएंट किसे कहते हैं? धनवान को। यह भी एडजेक्टिव है। सही आंसर है, इज द राइट आंसर। पांचवें क्वेश्चन का सर आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है भाई। दो लोगों की बात आ रही है, दो लड़कों में से, और ध्यान, ये बहुत बड़ी बात है, ये सिंगुलर वर्ब आ रही है भाई। ब्रोकन द ग्लास, इस ग्लास को तोड़ा है। दो में से तोड़ा है कि दो में से नहीं तोड़ा है, पता नहीं। सबसे पहले बच्चा मुझे पता है यहाँ एनी लगाएगा, यही तो गलती है बेवकूफ हो। एनी हमेशा दो से ज्यादा में से कोई नहीं, या दो से ज्यादा में से कोई एक, दो से ज्यादा में से कोई एक, लिख लो। तीन में से होता तो हम एनी लगा सकते थे। दो से ज्यादा, दो के लिए बात हो रही है। दो से ज्यादा में से कोई एक की बात होती तो हम एनी लगाते, इसलिए एनी नहीं आएगा मेरी जान। दो से ज्यादा में से कोई नहीं के लिए नन लगाते, लेकिन दो की बात हो रही है, नहीं आएगा। एवरी कभी अकेला नहीं आ सकता प्यारे बच्चे, एवरी वन आएगा, एवरी बडी आएगा। एवरी कभी अकेला याद रखना, मैं लिख देता हूं, एवरी कभी अकेला। अकेला प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो सकता, कभी नहीं। एवरी वन आ सकता है, इसलिए नीदर इज द राइट आंसर। दोनों बच्चों में से नीदर हमेशा दो के लिए आता है। दोनों में से किसी ने भी ग्लास को नहीं तोड़ा। नीदर सिंगुलर है प्यारे बच्चे, और इसलिए सिंगुलर बरवा रहे भाई। चीजों को समझ के करोगे भाई 20 आउट ऑफ 20 आएंगे, और चीजें बिना समझे करोगे तो भाई बहुत मामला खराब हो जाएगा। कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे होते हैं
जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं प्यारे बच्चे, और ये सेम ही हैं। डियर का प्लूरल डियर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब ये सिंगुलर में यूज होंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल के सेंस में यूज होंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। टू डियर होगा तो प्लूरल वर्ब हो गई, डियर हो गया तो सिंगुलर ऑलवेज, इसलिए डियर का प्लूरल डियर होगा। शायद आपको बात पता हो। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, पैसिव वॉइस बनाना है भाई। मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि पूरा दिख जाएगा सेंटेंस। ये बहुत अच्छा पैसेज और प्लस क्वेश्चन है। देखो भाई, मैंगोस टेस्ट डिलीशियस, ये एक एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है। शायद बहुत बच्चों ने न पढ़ा हो। मैंगो एक सब्जेक्ट है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। टेस्ट एक वर्ब है और वर्ब के बाद में डायरेक्ट एडजेक्टिव आ रहा है। डिलीशियस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजेक्टिव है। मैंगो खाने में अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं, डिलीशियस। मैंगो सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद एडजेक्टिव, ओहो। लेकिन पैसिव बनाने के लिए तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट कोई क्या होता है, एडजेक्टिव थोड़ी होता है। नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं जनरली। तो सर क्या करें, एडजेक्टिव का पैसिव फिर क्या होगा? तो इसकी एक ट्रिक है, जब भी कभी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए तो उनका पैसिव कैसे बनता है? जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा, देखते चलो। उसके बाद टेस्ट डिलीशियस, मैंगोज के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। प्रेजेंट है तो ये मैंगोज के साथ क्या आएगी? मैंगोज आर टेस्टेड, टेस्ट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टेस्टेड, बिल्कुल सही है। मैंगोज आर, सुनो ध्यान से, ये क्यों नहीं होगा आंसर हटा दो क्योंकि डायरेक्ट बना दिया गया। मैंगोज आर डिलीशियस एंड टेस्टी, टेस्टी तो है नहीं इसमें, पहला ऑप्शन हट गया। मैंगोज आर डिलीशियस व्हेन दे आर टेस्टेड, मैंगोज आर टेस्टेड नहीं, सबसे पहले वर्ब के बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद कंजंक्शन व्हेन, फिर प्लूरल प्रोनाउन आएगा मैंगोज के हिसाब से प्रोनाउन, उसके साथ वर्ब आएगी प्लूरल और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सर सही आंसर क्या हुआ? मैंगोज आर डिलीशियस व्हेन दे आर टेस्टेड, सी इज द राइट आंसर। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, बताओ। दही खट्टी होती है, कर्ड इज, बताओ जल्दी, जो भी लिख लो। कर्ड इज सोर, सोर मतलब खट्टा, क्या बनेगा इसका? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। कर्ड इज सोर बताओ, या कर्ड टेस्ट सोर लिख लो। कर्ड टेस्ट सोर बताओ। तो हम कहेंगे कर्ड इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हुआ? सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। 4 शब्द दिए गए, 2 तो ये दिए गए डिलीवरी, DELIVERI, DELIVRY, सही शब्द बताओ। ये भी गलत है, कोई स्पेलिंग नहीं है, ये भी गलत है। और इसके ऑप्शन कहाँ है सर? ये दिखा दो हमें एक बार। 8वें शब्द के ऑप्शन 2 और हैं यहाँ पे, ये दिए गए आपके सामने। 8वां जो क्वेश्चन था उसके 2 शब्द और हैं, DELIVERY, ये भी कोई शब्द नहीं होता। सही स्पेलिंग क्या है डिलीवरी की? लिख लो DELIVERY, डिलीवर करना, किसी को डिलीवरी कराना, किसी को कहीं तक पहुंचाना। जब माँ के बेटी बेटा कुछ भी होता है तब भी हम उसको डिलीवरी कहते हैं कि डिलीवरी हुई है। तो याद रखना, डिलीवर्ड एक तरह से प्रोडक्शन करना, मतलब किसी चीज को कहीं तक पहुंचाना, निकालना, प्रोड्यूस करना। 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है प्यारे बच्चे, बहुत ज़्यादा अच्छा। आर्टिकल का क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। आर्टिकल का एक क्वेश्चन आपको 100% देख के मिलेगा। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, समझना ये बात ध्यान से, थोड़ा बच्चों की समझ में नहीं आएगी। बहुत को लोग क्या कहेंगे? हु इन्वेंटेड ए टेलीफोन, ए एन तो आएगी नहीं क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही साउंड बॉबल की, इसलिए एन का तो आंसर हट गया। क्या आएगा सर? ए या द या नो आर्टिकल? Who invented a टेलीफोन? ओ हो, क्यों नहीं होगा ये समझना जरूरी है। मेरे पास एक टेलीफोन है, आप कहते हो सर आई हैव टेलीफोन या ए टेलीफोन, क्यों? क्योंकि आप पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन बता रहे हो। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, लेकिन मैं कहूं इस किताब की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड द रामायणा, हु रोड द रामायणा, मतलब एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, टेलीफोन, टेलीफोन की बात की जा रही है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले तो आर्टिकल नहीं लगता सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां जोर देकर कहा जा रहा है कि टेलीफोन की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड द टीवी। ए नहीं आएगा प्यारे बच्चे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन पहली बार कोई नॉर्मल केस में यूज नहीं हो रही है, यहां पर दबाव डाला जा रहा है, इसलिए इंफेसाइज किया जा रहा है। द इज द राइट आंसर 100%। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन।
आगे बढ़ते हैं भैया। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बहुत ही सही क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक ऐसी जगह को क्या कहते हैं जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हो? जल्दी बताओ। लैंड कवर्ड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स। अरे तीन जगह से पानी से घिरी है, एक जगह से जाने का रास्ता है बस, उस जगह को क्या कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तीन तरफ से नहीं, इसलिए आइलैंड आंसर नहीं होगा। गल्फ, घाटी में ऑलरेडी पानी होता है, चारों तरफ से घिरी नहीं होती, पानी में ही होती है या बिल्कुल अलग होती है, इसलिए गल्फ होगा नहीं, खाड़ी को बोलते हैं। ओशियन, समुद्र होता है, चारों पूरा पानी पानी ही होता है, इसलिए पेनिनसुला इज द राइट आंसर। पेनिनसुला के ऐसे आइलैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरे और एक तरफ जाने का रास्ता है, उसको पेनिनसुला के नाम से जाना गया, इसलिए इसको पेनिनसुला ही राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन, बहुत ही सही क्वेश्चन है भाई। मनिया मतलब पागलपन होना किसी चीज के लिए, चोरी करना, चीजों को चोरी करने के लिए पागलपन। सर समझ नहीं पाया आपने, मनिया पढ़े होंगे इंग्लिश में। फोबिया तो होते हैं, डर को बोलते हैं फोबिया, मुझे पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। एक होते हैं मनिया, मनिया किसी चीज के लिए पागलपन होना, क्रेजी होना, कुछ भी कर लूंगा सर। एक बार आपने चोरी करी, आपको 10 लाख मिले, 1 लाख मिले, तो क्या आपका काम करने का मन करेगा दोबारा? नहीं। ऐसी आदत लग जाना कि सर कुछ भी हो जाए चोरी ही करूंगा, मेहनत करके नहीं खा सकता। पागलपन, चीजों को चुराने के लिए पागलपन, क्लेप्टोमनिया इज द राइट आंसर। चीजों को चोरी करके, चोरी करने की बिल्कुल आदत लग जाना, चोरी करने का एकदम पागलपन होना, उसको क्या कहते हैं? क्लेप्टोमनिया। लेकिन सर इनको भी तो बता दो, लोगोमनिया, बहुत ज्यादा बोलने की बुरी आदत, एक्सेसिव, एक्सेसिव टॉकिंग, लिखते चलना इनको भी, एक्सेसिव टॉकिंग, ज्यादा बोलने की आदत लगना, लोगोमनिया। निम्फोमनिया किसे कहते हैं? जो सेक्स करने की होती है ना, सेक्सुअल डिजायर्स, दिमाग में 24 घंटे सेक्स की बातें आए, मुझे सेक्स करना है, सेक्स के लिए कहां जाऊं, क्या करना होगा, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स का बहुत ज्यादा अंदर मन में बढ़ जाना, एक्सेसिव डिजायर ऑफ सेक्सुअलिटी, एक्सेसिव डिजायर ऑफ हाइपर सेक्सुअलिटी, सेक्स की उत्तेजना बढ़ जाना, लगातार वही ख्याल आना, उसको निम्फोमनिया कहते हैं। आजकल युवाओं में, भारत के युवाओं में बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वो विचलित हो रहे हैं अपने रास्ते और अपने गोल से। डिप्सोमनिया, पीने की आदत लग जाना, एक्सेसिव ड्रिंकिंग। सर बिना बोतल के तो रह ही नहीं पाऊंगा सर, पहले बोतल चाहिए सर, उसके बाद ही पढ़ पाऊंगा। पीने की आदत लग जाना, बहुत पैक्कड़ हो जाना, एक्सेसिव हैबिट, एक्सेसिव डिजायर ऑफ ड्रिंकिंग। ठीक है। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, आइडम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओहो, ये बहुत अच्छा वर्ड है। आइडियम्स और फ्रेज का मतलब है लोकोक्ति और मुहावरे, ऐसे कुछ फिक्स फ्रेज जिनका प्रॉपर सेंस अलग होता है समझने से। जैसे यहां कहा गया है स्टेप मदर, मदर नहीं है, रियल मदर नहीं है, सौतेली माँ ने, जब उसका बेटा मर गया, सौतेला बेटा मरेगा, तो सौतेली माँ को ये बताओ सच में आंसू आएंगे या घड़ियाली आंसू आएंगे? ठीक है। आप किसी लड़की का पीछा कर रहे थे, 2 साल आपने वेस्ट कर लिया, लड़की आपको एक लाइन में बोलेगी प्लीज डोंट कॉल मी, माय फैमिली विल नॉट अलाउड मी फॉर दिस रिलेशनशिप, और फिर वो तुम्हारे सामने रोने लग जाएगी, क्रोकोडाइल टीयर्स, बहुत आंसू आएंगे उसके। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, जब मगरमच्छ पानी से निकलता है तो उसकी आंखों से पानी निकलता है और हमें लगता है बाहर वाले लोगों को आंसू रो रहा है, और जैसे उसके पास आप जाते हैं तो सीधा वो आपको अंदर ले जाएगा। उस समय आपको पता चलेगा कि जो आंसू एक्चुअली में दिख रहे थे वो रियल आंसू नहीं थे। झूठे के लिए दुख दिखाना, झूठे के लिए आभार व्यक्त करना, झूठे आंसू रोना। सैड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या हुआ सर? सैड टीयर्स ऑफ ब्लड, फॉल्स टीयर्स ऑफ सोरो, झूठे के आंसू। जब वो छोड़ के जाएगी ना 2-3 साल खराब करके और 50,000 लेके, तब आपको समझ में आएगा बेटा ये क्या था, मेरा कटा था बहुत अच्छे तरीके से। फॉल्स टीयर्स ऑफ सोरो, क्लियर हुआ कि नहीं? आज से ही छोड़ दो, फोकस करो केवल अपने काम पर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। 13वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेफर्ड, सेफर्ड मतलब जो चराने वाले होते हैं भेड़ बकरी, सेफर्ड मतलब गडरिया। सेफर्ड ने लुक आफ्टर माने देखभाल कर रहा था। लुक आफ्टर जानते हो आप, देखभाल करना, लिख लेना नहीं पता तो लुकिंग आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ,
द सीप, अब भेड़ों के जो झुंड था, भेड़ों के झुंड को एक वर्ड में क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? क्रू। क्रू होता है जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स, नाविकों के झुंड को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेलर्स। फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप्स जानते हो भाई? समुद्री जहाजों, समुद्र में जहाज चलने वाले उनके ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। लुटेरों के ग्रुप ऑफ रॉवर्स, रॉबर्स मतलब डकैतों के समूह को गैंग कहा जाता है। और भेड़ों के झुंड को, हाथियों के झुंड को, पक्षियों के झुंड को क्या कहा जाता है? फ्लॉक इज द राइट आंसर। कलेक्टिव नाउन, फ्लॉक इज द राइट आंसर, कलेक्टिव नाउन। 14वां क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर भाई जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा पढ़ रहा है वो बच्चा। फटाफट बताओ स्पॉटिंग एरर। 100 कमेंट नहीं आए तो मैं पेपर एक ही पढ़ाऊंगा, और या 100 कमेंट से ज्यादा आ गए तो रोजाना 2 पेपर, 2 से 3, 3 भी हो सकते हैं। द पीएम अराइव्स इन देहरादून टुमारो। बहुत जल्दी बताओ यार स्पॉटिंग एरर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसने एक्चुअल में ग्रामर पढ़ी होगी वही बता पाएगा। मोदी, हिंदी भी बता रहा हूं इसकी, मोदी जी बहुत जल्दी देहरादून में आएंगे, पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे, कल, टुमारो। 90% बच्चे मुझे पता है ये क्या कहेंगे कि सर इसमें गलती है, अराइव की जगह विल अराइव आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। अरे बेवकूफ है, तो बच्चों वाली बात हो गई। फिर तुमने पढ़ा क्या है? कोई भी घटना जो प्लान्ड एक्शन है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, प्लान्ड एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाली है। कल का मतलब हो गया नियर फ्यूचर, लेकिन कल भी होता, जैसे सुधीर की बात हो रही है कि सुधीर कल आगरा जाएगा, तो सुधीर विल गो टू आगरा टुमारो, सही है। लेकिन यहां फिर विल अराइव क्यों नहीं आएगा सर? अरे बेवकूफो, ये मोदी जी, पीएम की बात है, मोदी जी की नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बात है। और प्राइम मिनिस्टर का जाना, ये बताओ ये नॉर्मल बात है कि पहले ही डिसाइड हो चुका होगा? ये पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि पीएम मोदी कल पहुंच रहे हैं देहरादून, इसलिए वो सारी घटनाएं जो प्लान्ड एक्शन है पहले से ही प्लान की जा चुकी हैं। मोदी जी का जाना ऐसा नहीं होगा कि आज ही प्लान होगा, बहुत पहले डिसाइड हो गया कि देहरादून पहुंचेंगे इस डेट को, इसलिए सब कुछ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। नियर फ्यूचर की कोई भी घटना जो प्लान्ड एक्शन है वो नियर फ्यूचर में ही आएगी। नो एरर इज द राइट आंसर। एक बार कमेंट बॉक्स में वो सभी लिख दो जो आंसर बी लगा रहे थे, और आंसर है डी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन, फटाफट बताओ इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कितना सिंपल है कि मैं मिठाइयां खाता था। ईट की सेकंड फॉर्म है एट, ईटन, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, बस वो देख लो, कुछ मत देखो। सेड टू चेंज हो गई टोल्ड में, टोल्ड में ये होगा नहीं क्योंकि सेड टू लिखा गया, ये भी टोल्ड में। अब ये देख लो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ही हैड ईटन, एकदम सही है। हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को पास्ट परफेक्ट कहते हैं। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, थोड़ा पैसेज है, पहले हम पैसेज पर चलेंगे प्यारे बच्चे। चलो भाई पैसेज पर चलते हैं। पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर, पूरा पैसेज आपके सामने मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ स्क्रीन पर, फटाफट देख लो। ये पैसेज है भाई। 3 पक्षियों की, सॉरी जानवरों की बात हो रही है जो समुद्र के किनारे रहते हैं। बस बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ोगे। सीगल्स जो होती हैं प्यारे बच्चे, जो सीगल्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं? बीच पर रहती हैं, किनारे पर। वो स्मॉल फिश भी खाती हैं, ब्रेड भी खा लेती हैं, और सीवीड, समुद्र में पाए जाने वाले अंदर जो वीड्स होते हैं उन्हें भी खाती हैं। सीगल्स बहुत जल्दी भाग जाती हैं, किस पर तेजी से चलती हैं? धूल पर, सैंड मतलब जमीन पर, और बहुत जल्दी भाग जाएंगी आकाश में। फ्लाई क्विकली, आकाश में भी उड़ सकती हैं। और सीगल्स विल रन अवे, बहुत जल्दी भाग जाएंगे दूर, यदि तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे। सीगल्स की कहानी खत्म। ध्यान से पढ़ लो सीगल्स के बारे में। मैनी सीगल्स होते हैं बीच पर। अब आते हैं दूसरे जानवर के बारे में, सॉरी क्रिएचर के बारे में। सी क्रिएचर हैं, समुद्र पर पाए जाने। क्रैब्स, केकड़े, केकड़े भी बीच पर पाए जाते हैं। वो श्रिम्प खाते हैं, ओशियन खाते हैं, और स्मॉल फिश खाते हैं। सीगल्स भी स्मॉल फिश खाती थी, क्रैब भी स्मॉल फिश, ये कॉमन हो गया दोनों में। क्रैब भी बहुत क्विकली रन करते हैं जमीन पर और ओशियन में, समुद्र में। और क्रैब्स भी क्रॉल अवे, जल्दी भाग जाएंगे, तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे। और यहाँ पर भी बहुत सारे क्रैब्स होते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी, लेकिन वो देखे नहीं जा सकते, इतने छोटे होते हैं, बहुत जल्दी आंखों से ओझल हो जाएंगे। कोई डाउट बेटा?
ये दो की बात क्लियर हो गई, सीगल्स और क्रैब्स की। अब चलती है तीसरी कहानी, स्टारफिश की। स्टारफिश भी बीच पर पाई जाती हैं, वो भी क्लैम्स खाती हैं, ऑयस्टर खाती हैं और स्मॉल फिश। एक चीज कॉमन है जो ये तीनों खाते हैं, वो है स्मॉल फिश। एक चीज इन तीनों में कॉमन है जो स्मॉल फिश खाते हैं। स्टार फिश भी धीरे धीरे चल पाती हैं, ये उल्टा है। वो दोनों तेज चलती थी जमीन पे, धीरे चलती है ओशियन में भी। स्टार फिश भाग नहीं पाएंगी किसमें, या तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे, बहुत धीरे चलती है और बीच पर बहुत सारी स्टार फिश होती हैं। सर क्या किया जाए, क्या किया जाए सर? फिर इससे आसान पैसेज कोई हो नहीं सकता, और यदि ये भी गलत गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सीगल्स, क्रैब्स और स्टारफिश तीनों ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कॉमन खाती हैं, जल्दी बताओ। क्लैम्स नहीं, फिश मैंने पहले ही बता दिया। कौन सा जानवर है जो जल्दी क्विकली मूव नहीं कर पाता, जो चल नहीं पाता जल्दी? स्टारफिश जल्दी चलती है, जल्दी बताओ। क्रैब्स जल्दी चलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, कौन सा जानवर है जो जल्दी नहीं चल पाता? स्टारफिश, सीगल्स तो सबसे पहला था, सीगल्स जल्दी नहीं चलती, चलती है। क्रैब्स जल्दी चलते हैं, कह रहा कौन सा जल्दी मूव नहीं कर पाता? स्टारफिश नहीं कर पाती, उन्हें पकड़ा जा सकता है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, बताओ कौन सा सेंटेंस फॉल्स है। गलत सेंटेंस बताओ पैसेज के हिसाब से। स्टारफिश को पकड़ना हार्ड है, वो गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है? ये तो सही बात है। क्यों? क्योंकि उनको पकड़ना हार्ड है, जल्दी तेजी से, सॉरी सॉरी सॉरी, यही आंसर है। स्टार फिश को पकड़ना हार्ड नहीं है, आसान है, क्योंकि वो तेजी से नहीं चल पाती। उसने पूछा गलत सेंटेंस बताओ, यहां तो कह रहा है स्टार फिश बहुत कठिनाई से पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन इनको पकड़ना सबसे आसान है, इसलिए इसीलिए यही गलत सेंटेंस है। ये भी सही है, ये होगा नहीं, ये भी सही है, ऑल ऑफ थ्री होंगे नहीं, इसलिए ए इज द राइट आंसर। 18 का ए, ध्यान से समझना, कहीं जल्दबाजी में ये कहते हैं सर आप ही गलत हो, ठीक है? बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझे गलत ठहरा देते हैं। पिछले पेपर में जो 2 क्वेश्चन गलत हुए थे वो गलत में जल्दबाजी में हुए थे। अगला एक क्वेश्चन और है, सॉरी, ये पूछा गया, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, क्रॉल का मीनिंग क्या होता है? 19वां क्वेश्चन, एक वर्ड आया था इसमें क्रॉल। क्रॉल किसे कहते हैं जल्दी बताओ। जल्दी भागना को क्रॉल कहते हैं, रेंगना को कहते हैं, रन को कहते हैं कि ड्रैग, या बोस्ट माने डींगे मारना, होगा नहीं, फ्लैटर माने चापलूसी करना, रन माने दौड़ना, ड्रैग होगा, लिख लो भाई, ड्रैग इज द राइट आंसर। क्रॉल का सही मीनिंग है ड्रैग। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सीगल्स के बारे में क्या बात सही है? ये बीच पर रहती हैं, ये भी बात सही है सीगल्स के बारे में। ओशियन में क्विकली मूव करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। केवल ब्रेड खाती हैं, ये गलत है, खाली ब्रेड नहीं खाती, फिश भी खाती हैं, और तीसरी चीज सी वीड्स भी खाती हैं। फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी इज द राइट आंसर। सीगल्स के बारे में दोनों बातें सही हैं, बी इज द राइट आंसर। एक बार फटाफट से दिल से बता दो, जय हिंद लिख दो, 100 से ज्यादा कमेंट नहीं आए तो पेपर 1 चलेगा, और यदि 100 से ऊपर कमेंट गए तो पेपर 2 चलेंगे पर डे। थैंक यू सो मच एंड लव यू।